हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस मोटिव पर बात करने वाले हैं वो है अमेरिका में बनी तीसरी पार्टी, अमेरिकन पार्टी। ये अमेरिका पार्टी जो बनाई गई है वो टेस्ला कंपनी के फाउंडर यानी एलन मस्क के द्वारा बनाया गया है। और इनका ये मानना है कि वर्तमान में जो ये दो पार्टियां हैं जिन्हें हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में जानते हैं, जो अमेरिका के राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती हैं और दोनों ही पार्टियां सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। इन दोनों पार्टियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और इस तरीके से जनता को किसी तीसरी पार्टी की जरूरत को देखते हुए एलन मस्क ने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा गया है अमेरिका पार्टी। और इसके लिए उन्होंने जनता से वोटिंग करवाई। जिस तरह जनता ने वोटिंग करी है, जिसमें 65 पॉइंट जो है 4% लोगों ने अपना मत दिया है और ये मत बताता है कि वो तीसरी पार्टी बनाने के पक्ष में है। तो आइए आज हम जानते हैं कि अमेरिका का इतिहास क्या है, अमेरिका जो है वो किस तरीके से इन पार्टियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस तरह अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये हमारी उड़ान एकेडमी है जिसका कोटेशन ही है कि प्रयास हमारा सफलता आपकी, जो समय समय पर लगातार आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है और समय समय पर आपका मार्गदर्शन देती है। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको कई ऐसे मुद्दे देखने को मिलेंगे जिस पर हम लगातार चर्चा करते हैं। ये हमारी उड़ान एकेडमी की टीम है जो कि अभी आप लोगों को कई एग्जामों के लिए प्रिपेयर कर रही हो, चाहे वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई या अदर एग्जाम है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक इस तरीके का कोर्स तैयार करें जो कि क्लास में ही बच्चों के सामने जो हम ऑफलाइन तरीके से पढ़ाते हैं, यानी ऑफलाइन तरीके से जिस तरह हम तैयार करते हैं उसी तरीके से हम इसको पढ़ाएं। तो बच्चों को जो है लाइव क्लासेस भी मिल सकें, इस तरह हम इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है ये अ, अमेरिका। देखो, अगर अमेरिका की बात की जाए तो 15 सेंचुरी तक अमेरिका का कोई अस्तित्व था या नहीं था इसके बारे में लोग नहीं जानते थे। और अमेरिका था या नहीं था इसको लेकर भी लोगों को ज्यादा पता नहीं था। अगर देखा जाए तो इस समय भारत में अगर अमेरिका को किस तरीके से खोजा गया इसकी कहानी हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो यहां पर है इंडिया। ठीक है, यहां क्या है? इंडिया। और इंडिया जो है मिडिवल एज में बहुत ही पावरफुल था, यहाँ की इकोनॉमी बहुत पावरफुल थी और यहाँ पर दो तरह की चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, एक होता था मसाला और एक होता था रेशम का कपड़ा। और इस तरह मसाला और रेशम के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोप में। और इस तरीके से इंडिया से यानी कि चाइना से होते हुए इंडिया होता हुआ एक रोड जो है वो यूरोप में रोम तक जाता था। और इस तरीके से यूरोप के रोम तक पहुंचकर जो है भारत का व्यापार इसी रूट के द्वारा जो है वो रोम से किया जाता था। और इस तरह चाइना और भारत होता हुआ ये जो एक रूट बनता था, इस रूट को कहा जाता था रेशम मार्ग। और इस तरह रेशम मार्ग के द्वारा जो है भारत का व्यापार, चाइना का व्यापार यूरोप के साथ होता था। और इस तरीके से व्यापार जो है वो भारत के पक्ष में रहता था क्योंकि भारत को इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। चाइना भी इस समय प्रॉफिट में रहता था। और इस तरह यूरोप, क्योंकि ये एक ठंडा इलाका था और इस ठंडे इलाके में लोग मीट ज्यादा खाते थे, यानी मांस का सेवन ज्यादा करते थे। और मांस का सेवन करने की वजह से मसालों की डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा थी। और यहाँ के लोग जो हैं वो मसालों का प्रयोग कर कर जो है मीट को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए और लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते थे। और यहाँ का मसाला जो है, इंडिया का मसाला जो है, वो यहाँ पर बहुत पैमाने पर लोग पसंद करते थे, रेशम के कपड़ों को पसंद करते थे। लेकिन हुआ क्या कि इस समय अगर देखा जाए तो 8 सेंचुरी तक आते आते यानी कि 7th सेंचुरी में, यानी 622 में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और इस्लाम धर्म का उदय होने के बाद इस्लाम धर्म धीरे धीरे फैलना चालू हुआ। और सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का उदय होने के बाद इस्लाम धर्म धीरे धीरे अन्य देशों में फैलना चालू हो गया। जब वो अन्य देशों में फैलना चालू हो गया तो भारत के दरवाजे पर वो दस्तक देने लगा और यूरोप के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगा। और इस तरह जो ये सिल्क रूट था, ये सिल्क रूट ब्लॉक कर दिया किसने? इस्लाम धर्म के द्वारा स्टेब्लिश किए गए एम्पायरों ने, यानी कि ओटोमन एम्पायर जो उस समय सबसे पावरफुल था, उसने इस रेशम मार्गों की यानी कि इस सिल्क रूट को ब्लॉक कर दिया। और इस तरह भारत से
यूरोप को होने वाले व्यापार जो था वो अवरुद्ध हो गया और यूरोप में जो मसालों की डिमांड थी वो डिमांड तो बनी रही लेकिन सप्लाई होना बंद हो गई। जब सप्लाई होना बंद हो गई तो यूरोप के लोग भाई बोलने लगे मसाला कहाँ है, मसाला कहाँ है, मसाला कहाँ है। और इस तरह यूरोप के लोगों को भारत के लिए एक नए रूट को खोजना बहुत जरूरी था और इसी नए रूट को खोजने के चक्कर में यानी भारत को खोजने के चक्कर में एक नया देश खोजा गया जिसका नाम था अमेरिका। और इस तरह भारत को खोजने के चक्कर में एक देश खोज लिया गया जिसका नाम पड़ा अमेरिका, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर। अब यहां पर एक छोटा सा देश है इटली, ठीक है। और इस समय इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ये छोटे छोटे देश हैं और इन देशों का प्रभाव है। अब यहीं से एक व्यक्ति जो है वो भारत को खोजने के लिए निकला। जब वो भारत को खोजने के लिए निकला तो भारत को खोजने के लिए उसे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ के और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचना था। लेकिन भाई साहब का स्टेयरिंग इस तरफ नहीं मुड़ा और भारत का स्टेयरिंग रात के समय जो है वो इस तरफ मुड़ गया और इस तरफ मुड़कर जो है वो भाई साहब पूरे अटलांटिक ओशन को, क्योंकि देखो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसे अटलांटिक ओशन कहा जाता है। और इस अटलांटिक ओशन को पार, क्योंकि समुद्र को इतनी आसानी से उस समय पार नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। अब क्या हुआ कि यहां से कई लोग नाविक निकले, इसी में से 12 अक्टूबर 1492 को एक व्यक्ति निकला भारत को खोजने के लिए जिसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस भाई साहब जब निकले तो कोलंबस भाई साहब जो है वो इंडिया को खोजने के लिए इधर जाना था, लेकिन भाई साहब पहुंच गए कहां पर, यहां। और भाई साहब बहमास के आसपास के आइलैंड पर पहुंचे। अब वो आइलैंड पर पहुंचे तो आइलैंड पे भैया इन्होंने देखा कि यहां पर जो है वो कई लोग रह रहे हैं और कई लोगों को देखा तो भैया कई लोगों को देखकर उसको लगा कि भैया उसने इंडिया को खोज लिया। लेकिन कोलंबस ने इंडिया के बारे में सुन रखा था कि इंडिया जो है वो बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिकल कंट्री है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं सोना वोना चांदी वादी पहन के घूमती हैं, राजा महाराजाओं के जो घर दरवाजे जो हैं वो सब सोने और चांदी से भरे रहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने देखा भैया यहाँ पर रहने वाले तो यार जनजातियां पत्ते पहन के घूम रही मार्केट में और पत्ते पहन के घूम रही, यानी कि भैया यहाँ पर यार लोगों के बारे में जैसा मैंने भारत के बारे में सुना है वैसा तो मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। कोलंबस को लगा भैया कोई नहीं, कोई गड़बड़ हो गई कुछ, तो दया कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है उसको। इसलिए कोलंबस ने यहां रहने वाली जनजाति को कहा इंडियन। क्या कहा, इंडियन। और भाई साहब यहां पे रहने वाली जनजाति अपने चेहरे पर लाल रंग का जो है कुछ कलर पोतते थे, इसलिए उसने इंडियन के आगे लगा दिया गया रेड इंडियन और इस तरह अमेरिका के मूल निवासी कहलाए रेड इंडियन। और इस तरह कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को एक देश खोज मारा जिसको कहा गया अमेरिका। और इस तरह 1492 में एक नया देश पता चला, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, इन देशों की खोज हो पाई। ठीक है, नया देश खोज लिया गया और इसे नई दुनिया के नाम से जाना गया। अब हुआ ये कि जब ये देश खोजा गया तो अब इस खोजने के बाद यहां पर रहने वाला जो ये ब्रिटेन है यानी यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों के लोग यहां पर जाना चालू हुए और धीरे धीरे स्पेन, पुर्तगाली और ब्रिटेन के लोगों ने यहां पर जाना चालू किया। अब जहां पर जब जाना उन्होंने चालू किया तो इस क्रम में लोग जो है वो यहां पर आके बसने लगे और यहां पर बसते बसते जो है इन लोगों ने एक लंबे समय तक यहां पर रहना चालू कर दिया। रहना चालू कर दिया मतलब यूरोपियन लोग ही यहां आकर बस गए और जो ये रेड इंडियन थे, ये रेड इंडियन जो है वो रॉकी माउंटेन रेंज के इधर आकर बस गए और इस तरीके से यहां पर भरमार हो गई इन लोगों की। और धीरे धीरे ब्रिटेन ने यहां पर अपनी कॉलोनियां बसाना चालू की और धीरे धीरे अपनी कॉलोनियां बसाते बसाते उन्होंने अपनी 13 बस्तियां यहां पर बसा ली और 13 बस्तियां बसाकर उन्होंने इसे, ब्रिटेन ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की और कंट्रोल करने की कोशिश की और इस तरह अमेरिका पर यहां रहने वाले लोग जो मूल रूप से यूरोपीय थे लेकिन यहां पर रहने की वजह से ये अपने आप को यूरोप से अलग कर चुके थे और अपने आप को अमेरिका का मूल निवासी के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते थे, यानी अमेरिका के नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। और इस तरह अमेरिका पर ब्रिटेन के द्वारा कई प्रकार के टैक्स लगाए गए जिसमें स्टाम्प टैक्स था, टी टैक्स था, इसके अलावा जो है वो कॉइन्स टैक्स था और बहुत सारे टैक्स लगा दिए। और जब ये टैक्स लगा दिए तो यहाँ की जनता ने बोला भैया इतना ज्यादा टैक्स वैक्स मत लगाओ यार, मुंडा मुंडा खराब हो जाएगा हमारा। लेकिन अमेरिका पे लगातार ब्रिटेन टैक्स लगाया जा रहा और जिसकी वजह से अमेरिका में रहने वाली जो 13 बस्तियां हैं
उन बस्तियों ने रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट कर दिया तो अमेरिका के विरुद्ध, यानी अमेरिका ने ब्रिटेन के विरुद्ध 4 जुलाई 1776 को अपने आप को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। और इस तरह 4 जुलाई 1776 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के बीच युद्ध चालू हो गया। और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के बीच जब युद्ध चालू हुआ तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम था यार्क टाउन की लड़ाई। और इस यार्क टाउन की लड़ाई में अमेरिका ने ब्रिटेन की सेना को पराजित कर दिया। दूसरी तरफ इस समय ब्रिटेन का जो मेन कमांडर बनकर आया वो आया कॉर्नवालिस। और दूसरी तरफ अमेरिका का जो कमांडर था वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और इस तरीके से वॉशिंगटन और कॉर्नवालिस दोनों के बीच में घमासान वॉर चालू हुआ। इस घमासान वॉर में जो है कॉर्नवालिस जो है उसको हरा दिया जॉर्ज वॉशिंगटन ने। और जैसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन ने कॉर्नवालिस को हराया तो ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भैया हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा देश चला गया। और इस तरह ब्रिटेन के हाथ से जब अमेरिका चला गया तो ब्रिटेन ने अपना पूरा ध्यान किस पे लगाया? इंडिया पर। और इस तरह ब्रिटेन ने इंडिया को फिर अपना मेन कॉलोनी के रूप में डेवलप किया, क्योंकि उनपे अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के हाथ से निकल गया। अब इस तरह ब्रिटेन के हाथ से जब निकल गया और यॉर्क टाउन की लड़ाई में पराजित हो गए तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने बुरी तरीके से कॉर्नवालिस को पराजित कर दिया। तो कॉर्नवालिस का यह कहना था कि भैया मैं हार तो गया हूं, लेकिन अगर मैं जीत भी जाता तो अमेरिका की महिलाएं मुझे हरा देती। और इस तरह कॉर्नवालिस को अपनी गलती का एहसास हो गया और कॉर्नवालिस जो है वो ब्रिटेन वापस चला गया और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। और 1882 में एक संधि हुई जिसका नाम है पेरिस की संधि। और इस पेरिस की संधि पे एक देश उभर कर आया जिसका नाम था यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इस तरह अमेरिका एक नया देश बन गया और इस तरह अमेरिका की खोज हुई। हम बात कर रहे हैं पार्टियों की, तो आखिर ये पार्टियां कैसे बनी इस पर हम लोग बात करते हैं। अगर हम देखें तो इस समय पार्टियां कैसे बनी, तो पहली बार अमेरिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अमेरिका की स्वतंत्रता ग्रेट ब्रिटेन से मिली। और कितने उपनिवेश थे यहां पर? तो 13 उपनिवेश थे जिन्हें उन्हें स्वतंत्रता मिली। और इस तरह अमेरिका जो है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद अमेरिकी उपनिवेश ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और 1781 में यॉर्क टाउन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। और इस तरह जो है पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि होने पर यानी कि 1782 में इसका मसौदा तैयार किया गया और 83 में जब पेरिस की संधि हुई तो इसके तहत युद्ध को समाप्त कर दिया गया और इस तरह अमेरिका एक स्वतंत्र रूप में स्टैब्लिश हो गया। और इस तरह पेरिस की संधि के द्वारा एक नया देश उभर कर आया जिसको कहा गया अमेरिका। और इस तरह अमेरिका की स्थापना हो गई। अब अमेरिका में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अमेरिका में एक पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चिन्ह है वो है गधा। आप गधे जैसे दिख ही रहा होगा, इसमें गधा बना हुआ है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चिन्ह है वो क्या है? गधा। ये पार्टी बनी 1719 में, यानी कि ये उस समय अमेरिका आजाद हुआ और अमेरिका के आजाद होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। और इसे थॉमस जेफरसन और जेम्स मेडिसन के द्वारा बनाया गया और ये उस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल व्यक्ति थे। लेकिन इसकी प्रॉपर इसे एस्टेब्लिश किया गया 1828 में। और इस तरह इस पार्टी ने अपना चिन्ह चुना गधा। ठीक है, डंकी के रूप में इसको चुना गया। और इस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। आगे चलकर एंड्रू जैक्सन ने इसे एक मजबूत पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया और इस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की एक मेन पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश हो गई। ये किसानों, मजदूरों, गरीब वर्गों, सामाजिक न्याय दिलाने वाले, पर्यावरण का संरक्षण करने, हेल्थ केयर, समानता जैसे आधुनिक मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ती है। इस डेमोक्रेटिक पार्टी में कई नेता हुए हैं, जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हुए हैं, जे जॉन एफ कैनेडी हुए हैं, बराक ओबामा हुए हैं और इस तरह कई ऐसे, बिल क्लिंटन हुए हैं। और ऐसे जो हैं वो कई गद्दावर नेता जो हैं वो इसी डेमोक्रेटिक पार्टी से निकले हैं। और इसी डेमोक्रेटिक पार्टी से निकलकर उन्होंने जो है एक अमेरिका को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित
किया है। अगली पार्टी आती है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी की अगर बात की जाए तो 1854 में एक पार्टी स्टेब्लिश हुई जिसका नाम था रिपब्लिकन, और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। आप देख सकते हैं चुनाव चिन्ह इसका हाथी है। और रिपब्लिकन पार्टी की अगर बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी तब आई जब काले गोरे का भेद चल रहा था, और काले घोरे का भेद चल रहा था जिसकी वजह से अमेरिका में एक सिस्टम था जिसे स्लेव सिस्टम यानी दास प्रथा कहा जाता था। और इसी दास प्रथा के कारण अमेरिका बहुत डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि साउथ अमेरिका में अधिकांश दास व्यवस्था चलती थी यानी काले लोगों का प्रभाव था, और उत्तर में जो है वो गोरे लोगों का प्रभाव था, जिसकी वजह से दास प्रथा ने अमेरिका के सिस्टम को थोड़ा हिला के रख दिया। 1816 तक आते आते अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी के पहले प्रेसिडेंट चुने गए, और इस तरह अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कर दिया अमेरिका से, और इस तरह अमेरिका एक मजबूत देश के रूप में स्थापित हो गया। रिपब्लिकन पार्टी को जीओपी के नाम से यानी ग्रांड ओल्ड पार्टी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जीओपी पार्टी के रूप में भी इसको माना जाता है। और यह पार्टी जो मुख्य रूप से बात करती है वो करती है समानता की, स्वतंत्रता की, और यह बातें करती है कंजर्वेटिव यानी कि पारंपरिक और राष्ट्रवादी सोच पर यह ज्यादा बल देती है। ये कम टैक्स लगाने की बात करती है और व्यापार की स्वतंत्रता की वकालत करती है। ये गण अधिकार और धार्मिक मूल्यों की भी वकालत करती है, और आर्थिक आजादी और सीमित सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में ये अपने आप को रखती है, यानी कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से इस तरह से भिन्न है क्योंकि इसकी सोच थोड़ी राष्ट्रवादी है। अगर रिपब्लिकन पार्टी के देखें तो अब्राहम लिंकन इस पार्टी के मेन नेता थे, रोनाल्ड रीगल, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के ही प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और इस तरह देश में जो है इस तरीके से कई पार्टियां अस्तित्व में आई हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा जो हैं वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए हैं। यानी ये दोनों पार्टी इस समय बहुत ही प्रभावशाली पार्टी हैं, और इन दोनों पार्टियों के अपोजिशन के कारण तीसरी पार्टी उत्पन्न नहीं हो पाती। लेकिन वर्तमान में एक नई पार्टी उभर कर आ गई जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। ये अमेरिका पार्टी जो है वो मस्क यानी कि एलन मस्क के द्वारा जो है एक राजनीतिक दल के रूप में बनाई गई है। उनका इसको बनाने के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों भ्रष्ट हो चुकी हैं, दोनों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, और अमेरिका इन दो पार्टियों के सिस्टम से अपने आप को आजादी मिलना जो है चाहती है, और वहां की जनता चाहती है ये जो सिस्टम बना हुआ है ये दो पार्टी आपस में लड़ती है, आपस में एक जीतती है एक हारती है, और एक लंबे समय तक ये दोनों आपस में लड़कर और जीतकर आपस में फैसला कर लेते हैं, जिससे जनता के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि या तो वो रिपब्लिकन में जाए या फिर वो डेमोक्रेटिक में जाए, दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए जो जो एलन मस्क हैं उसने अमेरिका के स्वतंत्रता यानी कि 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस पार्टी को एक नया नाम दे दिया और दिया अमेरिका पार्टी। एलन मस्क का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अभी एक्स। क्या नाम है? एक्स। एक्स कोई और नहीं बल्कि ट्विटर का ही नया नाम है, और इस पर उन्होंने एक जनता के द्वारा पोल करवाया यानी कि मतदान करवाया, और मतदान करने में 65.4% लोगों ने कहा कि हम इस पार्टी का समर्थन करते हैं, और 34.6% लोगों ने कहा कि हम इस पार्टी का समर्थन नहीं करते। यानी कि जनता ये चाहती है अमेरिका की कि तीसरी पार्टी अस्तित्व में आए, और इस तरह एलन मस्क का समर्थन करते हुए जब ट्विटर यानी कि अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जब वोटिंग कराई तो लगभग 60-65 लोगों ने जो है इस पर अपना मत दिया, और मत देते हुए इन्होंने इसे पर हां कह दी। ट्रंप जो है उसका भी जो है एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रूथ सोशल, वो उस पर उन्होंने अपनी जानकारी दी। अमेरिका में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दो पार्टियों के बीच में एक तीसरी पार्टी आई हो। इसके पहले 1992 में भी इसी तरीके के एक व्यवसायी रॉस पेरोट ने भी एक स्वतंत्र राष्ट्रपति के अभियान के रूप में अपने आप को नॉमिनेट किया था, जिसकी वजह से वोट की कटिंग हुई, क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो ही पार्टियां हैं, अगर कोई तीसरी पार्टी होगी तो वोट कटेगा, और वोट कटने से यह हुआ कि जॉर्ज H.W. बुश चुनाव नहीं जीत पाए।
और डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन जो है वो जीत गए। और इस तरीके से बिल क्लिंटन के जीतने पर मेन रूप से रॉस पेरोट के द्वारा बनाया गया एक तीसरा दल था जिसने वोट की कटिंग कर दी और बिल क्लिंटन जो है वो इसमें जीत गए। चुनाव में अगर देखें तो दो तरह के चुनाव होते हैं, एक होती है प्रतिनिधि सभा और एक होती है सीनेट। प्रतिनिधि सभा में 435 मेंबर होते हैं और सीनेट में जो होते हैं वो 100 मेंबर होते हैं। वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी का बोलबाला है, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी जो है उसने 219 और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो 512 वोट के साथ है। और रिपब्लिकन पार्टी 53 और डेमोक्रेटिक पार्टी 47 के साथ जो है वो सीनेट में स्टेब्लिश है, यानी कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का बोल बाला है। अब बात ये आती है कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को बनाने पर या इन पार्टियों के विरोध में एक तीसरा दल जो खड़ा हुआ वो अमेरिका पार्टी के रूप में खड़ा हुआ और उसे खड़ा किया एलन मस्क ने। अब एलन मस्क की अगर हम बात करते हैं तो एलन मस्क ने इस पार्टी को जो खड़ा किया वो बेसिकली कौन है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एक अमेरिकी इंडस्ट्रियल और इंजीनियर उद्यमी यानी कि व्यापारी हैं। यानी इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और ये अमेरिका में अपने बिजनेस को चलाते हैं। ये कई कंपनियों के हेड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार जो आती है टेस्ला, इसके ये फाउंडर हैं। इंक यानी TSLA के भी ये फाउंडर हैं। स्पेस एक्स जो अभी वर्तमान में एक प्रकार की अंतरिक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्था है, वो स्पेस एक्स के भी संयोजक हैं। इसके अलावा वो एक्स, पूर्व में इसे ही ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इसके भी वो हेड हैं। और इनकी लगभग संपत्ति जो है वो 37 लाख करोड़ रुपए है। यानी अमेरिका के बहुत ही बड़े धनवान व्यक्ति हैं एलन मस्क। और एलन मस्क जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी जो बनाई है उस पार्टी का उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन एलन मस्क के साथ एक दिक्कत है कि वो अमेरिका के कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं वो मतलब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि एलन मस्क जो हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं और साउथ अफ्रीका के होने की वजह से प्रेसिडेंट का चुनाव वही लड़ सकता है जो अमेरिका का नागरिक हो। और अमेरिका का मूल नागरिक होने के बाद ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एलन मस्क साउथ अफ्रीका के हैं इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी इनकी जगह इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई तीसरा व्यक्ति ही जो है वो चुनाव लड़ेगा, जो कि एलन मस्क के सपोर्ट में प्रेसिडेंट के पद का उम्मीदवार बनेगा, जिसका पूरा खर्चा उठाएंगे एलन मस्क। और ये होने वाले चुनावों में देखा जाएगा आने वाले समय में। तो एलन मस्क के बारे में हम लोग जान लिए। अब बात आती है कि आखिर क्या है ऐसा कारण कि तीसरी पार्टी जो है वो नहीं बन पाती। पहली चीज, अमेरिका में अभी भी छोटी मोटी लगभग 30 पार्टियां हैं जो कि चुनाव में नॉमिनेट तो होती हैं लेकिन जीत नहीं पाती। 1912 में राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट की एक पार्टी थी जिसका नाम था बुल मूस पार्टी, जिसे प्रोग्रेसिव पार्टी कहते हैं, जिसने लगभग 27.4 वोट जीते थे, यानी 88 जो है वो इलेक्टोरल वोट जीते थे। लेकिन ये तीसरी सबसे अच्छी पार्टी के रूप में अभी तक उभरी हुई पार्टी है। यानी कंजर्वेटिव मतलब अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी उभर कर आई है तीसरी पार्टी तो वो है प्रोग्रेसिव पार्टी। इन पार्टियों के नहीं उभरने का कारण है फंडिंग की कमी, ऑर्गेनाइजेशन की कठिनाई और मीडिया में जगह नहीं मिल पाने के कारण ये तीनों पार्टियां वो मतलब अगला जो दोनों पार्टियां हैं वही उभर पाती हैं, बाकी पार्टियों को जगह नहीं मिल पाती। वोटर्स भी इन्हें वोट काटने वाला मानते हैं, इसलिए अपना वोट खराब चला जाएगा इसलिए वो तीसरी पार्टी को वोट नहीं करते। इसके अलावा देखें तो इस समय लिबरेटेरियन यानी कि अगर देखा जाए तो इस समय लिबरेटेरियन यानी कि ग्रीन पार्टी जैसी कई पार्टियां हैं जो अब तक राष्ट्रपति के चुनावों में 3 से 4% तक ही वोट नहीं ले पाती हैं, इसलिए ये पार्टियां जो हैं वो ग्रीन पार्टी में आ जाती हैं। और चुनावी ढांचा जो है वो इसी दो पार्टियों के सिस्टम पर ही सपोर्ट करता रहता है और इस तरह पार्टियां खड़ी नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं इस पार्टी के बारे में कि आखिर ये पार्टी क्यों बनाई एलन मस्क ने। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो दोनों पहले बहुत ही अच्छे मित्र हैं और दोनों ने एक दूसरे का भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार दोनों में तालमेल बनना चालू हो गया और तालमेल जो है वो बिगड़ गया। और जब बिगड़ गया तो इस तरह एलन मस्क ने एक नई पार्टी खड़ी कर दी। तो अब हम जानते हैं कि क्या है वो कारण जिसकी वजह से ये पार्टी बनी है। ब्यूटीफुल बिल को लेकर भिड़े हैं मस्क और ट्रंप, यानी एक बिल है जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।
वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को OB3 एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के कर, मेडिकल सेवाएं, वेलफेयर यानी कल्याण, ऊर्जा नीति, इन सभी में व्यापक सुधार करने के लिए लाया गया एक सामूहिक बिल है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि सरकारी खर्च को कम किया जाए, करों में कटौती की जाए और जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। अगर इसको बढ़ावा दिया जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आई है, जिसका नाम एलन मस्क ने टेस्ला के नाम से लॉन्च किया है, ये टेस्ला कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को अमेरिका सपोर्ट नहीं करता और बाकी पेट्रोल और डीजल पे डिपेंड होता है। पेट्रोल और डीजल पे डिपेंड होता है, तो इसका मतलब वो टेस्ला को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है इस बिल को आने के कारण। दूसरा, हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर नामक स्थान पर वो एक चुनावी रैली कर रहे थे और इसी चुनावी रैली करते समय कहीं से एक गोली चली और ये गोली जो है उनके दाहिने कान पर लगी और दाहिने कान पर लगने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस चुनावी सभा में लोगों की संप्रति जो है प्राप्त करने में सफल हो गए और इसी कारण से मस्क ने भी अपने एक्स जो ट्विटर अकाउंट है नाम से जाना जाता है अब, उस पर राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को साथ देने या समर्थन करने का ऐलान कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, वो घबराएं ना, किसी भी परिस्थिति से ना घबराएं, एलन मस्क उनके साथ हमेशा समर्थन करते रहेंगे। ठीक है, दोस्ती जय और वीरू की बन चुकी थी। मस्क ने ट्रंप के चुनाव में लगभग 2,500 रुपए खर्च कर दिए और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मदद करी उन्होंने। 2,500 करोड़, समझ लो कितनी आमदनी दी। और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE जो है वो एक डिपार्टमेंट बनाया गया और इस डिपार्टमेंट का मकसद होता है जितने भी सरकारी खर्चे उनमें कैसे कटौती की जाए, वो एक संस्था के रूप में काम करती है। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने विवेक रामास्वामी को इसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। लेकिन जनवरी तक आते आते ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ समय बाद ही इस पद से रामास्वामी को अलग कर दिया। जब रामास्वामी को अलग कर दिया तो उसके बाद मस्क ने जो है DOG की कमान अपने आप जो है संभाली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें संभालने को कहा और रामास्वामी के अलग होने पर मस्क जो है वो इस डिपार्टमेंट के हेड बन गए। सरकारी खर्च में कटौती करना ही इसका काम था, इसलिए बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी की गई। अब ये जो छटनी की जाएगी इससे अमेरिका के लोग क्रोधित हो जाएंगे एलन मस्क से कि भैया वो उस डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं और भैया हमें उस डिपार्टमेंट के हेड बन के सरकारी जो कटौती कर रहे हैं उसमें अमेरिका के ही कर्मचारियों की यानी सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, जिससे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चालू हो गया और ट्रंप ने मस्क का साथ दिया और उन्होंने जनता को यह बताया कि मस्क जो कर रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट के तहत रहकर कर रहे हैं जिससे सरकारी खजाने में ज्यादा से ज्यादा भार ना पड़े। ठीक है, बात बनी रही। मार्च तक आते आते कैबिनेट मीटिंग में स्टाफ की जो कटौती थी उसके मुद्दे को एलन मस्क ने कहा कि विदेश मंत्री जो मार्क रूबियो हैं उनसे उन्होंने कहा कि इसमें कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि इससे खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने इससे मना किया और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बहस जब हुई तो ट्रंप ने रूबियो का बचाव करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको अपना काम करने दो एलन मस्क। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ट्रंप सरकार के साथ मस्क के तालमेल धीरे धीरे और बिगड़ना चालू हो गए। मस्क ने विरोध में कई देशों में टेस्ला कार को जलाया गया क्योंकि टेस्ला कार जो उसका ब्रांड था उन्हें जलाया गया, लेकिन ट्रंप ने तब भी मस्क का साथ देते हुए टेस्ला कार खरीदी जो करीबन 80,000 जो है डॉलर में खरीदी और इस तरह उन्होंने अपनी मित्रता दिखाने का प्रयास किया। लेकिन विवाद खड़ा हो गया 27 मई को जब मस्क ने ट्रंप सरकार की वन बिग ब्यूटीफुल बिल टैक्स यानी कि खर्च करने वाले बिल का खुलकर विरोध करना चालू कर दिया और इस तरह विवाद खड़ा हो गया ट्रंप और एलन मस्क के बीच में। जैसे ही विवाद खड़ा हुआ एलन मस्क ने DOG के पद से इस्तीफा दे दिया और बेफुजली जो खर्च किया जा रहा है पैसा और गैर जरूरी खर्चों से भरा हुआ बिल एक अपराध से कम नहीं है और जिन्होंने भी ये वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को वो अपने आप को इस बिल को पारित होने के बाद शर्मिंदगी महसूस करेंगे और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच एक तनातनी चालू हो गई
और जून आते आते जो ये टैक्स और खर्च में कटौती करने वाला जो बिल है, उस बिल को लेकर, जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से जाना जाता है, वो एक नो जोक में बदल गई और इसके बाद मस्क और ट्रंप दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हो गए और इस तरह दोनों ने ही अपना रुख अलग अलग कर लिया और इस तरह एलन मस्क और ट्रंप दोनों के बीच विवाद हो गया इस बिल को लेकर। मस्क का कहना था कि ट्रंप का यह बिल अमेरिका की लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा और हमारे देश का बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। 4 जुलाई को जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ट्रंप ने मस्क को चुनाव के पहले ही एक बड़ा झटका दे दिया और इस तरह एक बिल जो है वो पारित कर दिया और इस तरह ये बिल पारित करके एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को 4 जुलाई को लागू करते हुए B-2 बॉम्बर्स और कई फाइटर जेट के द्वारा जो है इसका ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद यह बिल अमेरिका की संसद के निचले सदन में पास कर दिया गया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें पास हो गया और 2218 मत के विरोध में लगभग 214 लोगों ने वोट दिया, इसलिए ये 4 वोटों से पारित हो गया। यह बिल 3 दिन पहले ही अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन में एक वोट से पारित हो गया, यानी कि 50 और 51 जो है वोट आए और इस अंतर से पारित हुआ, यानी कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस और जेडी वेंस को इस बिल को लेकर अपना निर्णायक वोट देना पड़ा और इस तरीके से ये दोनों सदनों में पारित हो गया और अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के कानून में कटौती करने की बात जो है इस समय उभर कर सामने आ गई और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि डीजल और पेट्रोल की कारों को हम जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते और इस तरीके से यह विवाद आगे बढ़ने लगा और इस तरह एक नई पार्टी बन गई जिसको हम कहते हैं अमेरिका पार्टी। देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये पार्टी कहां तक जाती है और इस पार्टी का क्या मोटिव होता है, इसको हम आगे देखेंगे। ये हमारी उड़ान एकेडमी की टीम है जो कि एमपीपीएससी का 2026 का फाउंडेशन पेज स्टार्ट करने वाली है जिसका नाम है विजय पथ। आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड करके उस पर पड़े हुए डेमो क्लासेस देख सकते हैं। स्टार्टिंग जो है वो 15 जुलाई से हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्लासरूम प्रोग्राम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए रिकॉर्डेड हम क्लासेस आपको नहीं देंगे, हम जो बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं वही आपको दी जाएगी जिससे बच्चों को क्लास का ही पूरा अनुभव अपने घर बैठे मिल सके, क्योंकि कई बच्चे यहाँ आ नहीं सकते हैं। भोपाल इंद्रपुरी में उड़ान एकेडमी ऑफलाइन तरीके से भी पढ़ाती है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर है तो वो ऑफलाइन तरीके से भी कर सकता है और अगर नहीं है तो वो घर बैठे भी इसी क्लास को अपने मोबाइल पर भी देख सकता है और इस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा वनडे एग्जाम का बैंक एसएससी रेलवे का भी बैच 15 जुलाई से चालू होगा, आप इसके भी डेमो देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है उड़ान शिक्षा ऐप और अभी आप इसको डाउनलोड करिए और देखिए कि इसमें हमारे वीडियो कैसे डले हुए हैं। ऑफलाइन सेंटर का हमारा ये एड्रेस है, आप चाहें तो ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके लोगों तक ये नॉलेजेबल चीज पहुंचाइए। तो इसी तरह और मुद्दों के साथ मैं बना रहूंगा। सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी से। जय हिंद, जय भारत।